तो बिजनेस एंड इन्वायरमेंट दो वर्ड से मिलके बना है बिजनेस एनवायरमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में, देन वी टॉक अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, देखो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस बोलूँ तो क्या है, डेली बेसिस में जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जो भी आप परचेज एंड सेल कर रहे हो डेली बेसिस में, ये वर्ड ना मॉनेटरी टर्म्स में, परचेज एंड सेल कर रहे हो या सेल कर रहे हो डेली बेसिस पे मॉनेटरी टर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बिजनेस। और वहीं पे जब इन्वायरमेंट क्या है, हमारी सराउंडिंग्स, और जब हमारी सराउंडिंग्स अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को, देन वी कॉल एज बिजनेस एनवायरमेंट, दैट इज बीई। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू बिजनेस एनवायरमेंट वी विल स्टडी फर्स्ट व्हाट इज बिजनेस। पहले हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस है क्या। Business activities undertaken to produce, buy and sell goods or services. बिजनेस वो सब पार्ट है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहां पे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, जहां पे आप कुछ परचेज कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, कोई गुड्स और सर्विसेज का। यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल की बात। सर्विस से कि अगर कोई एक शॉपकीपर है जिसने जनरल स्टोर की शॉप खोली है और वो जनरल थिंग्स आपको रोज वो गुड्स परचेज एंड सेल हो रही है, कोई बिस्किट खरीदने आ रहा है, कुछ चिप्स खरीदने आ रहा है, उसके कोई कोल्ड ड्रिंक लेने आ रहा है, ठीक है, डेली बेसिस में वो बिजनेस है। यहाँ पे बाय भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, और आप कहीं से मार्केट से होलसेलर से माल लेकर आ रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, सर्विसेज किस तरीके से, एज अ टीचर आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ये भी ये सर्विसेज है। उसकी आपने यूनिवर्सिटी में पेमेंट की है, फीस दी, आपको सर्विसेज मिल रही है, तो जो सर्विसेज मैं दे रही हूँ ये एक तरीके का बिजनेस है, पैसा कमाने का जरिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस। द सोल पर्पस ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, ये हम सबको पता है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, आज के टाइम पे इन टूडेज जनरेशन, इन टूडेज एरा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना एक सोल पर्पस नहीं रह गया है। मॉडर्न बिजनेस कहता है कि जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगी, तब तक एक अच्छा बिजनेस रन करना इज इम्पॉसिबल इन टूडेज टाइम। ठीक है, यू आर वेल अवेयर। लास्ट में कोर एक्टिविटीज अगर बिजनेस की पूछी जाए तो कौन सी होती है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फाइन, क्लियर है सबको। ये तो बेसिक तो, और ये सब आपने ऑलरेडी अपने 11th 12th में, फर्स्ट सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को जरूर पढ़ा होगा। ठीक, इसलिए इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट है definition of business. Business refers to organized efforts of individuals to produce, sell goods and services for profit. ठीक है, बिजनेस का जनरल डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे, बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है जहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके गुड्स को प्रोड्यूस कर और प्रॉफिट अर्न करने हैं। बिजनेस डिक्शनरी के हिसाब से भी मीनिंग दी हुई है और इन्वेस्टोपीडिया के हिसाब से भी दी हुई है। ठीक, नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे पहले क्या है नेचर उसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक वर्ड होता है नॉन इकोनॉमी, नॉन इकोनॉमिक, और एक वर्ड होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में वर्ड बोलूं तो मैं बोलूंगी मनी। जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो गया वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। जहां आप कोई काम विद लव अफेक्शन के साथ कर रहे हो, वो काम हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे आप इन्वॉल्व क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब जहां से पैसा आ रहा है, वेल्थ जनरेट हो रही है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, वो सारी एक्टिविटीज आपकी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी।
बट जो घर में हाउस वाइफ है, वो जितना भी काम कर रही है घर में एज अ हाउस वाइफ, वो कोई अर्निंग नहीं कर रही, नो अर्निंग, अर्निंग कुछ नहीं है। बट क्या है कि वो किस लिए इतना सारा काम कर रही है? विथ लव एंड अफेक्शन की वजह से, उनको अपने परिवार से प्यार है, वो अपने परिवार से साथ अफेक्टेड है, इस वजह से वो काम कर रही। तो वो सारी एक्टिविटीज जो कि आपको कुछ अर्निंग नहीं दे रही, जहाँ पे मनी नहीं इन्वॉल्व है, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जहां पे मनी इन्वॉल्व हो गया, वो सारी एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। आपको मालूम है बिजनेस का मतलब ही है सोल प्रॉफिट, सोल पर्पज है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न होगा जहां पे परचेज एंड सेल होगी, जहां पे पैसे इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए ये कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। एज यू ऑल नो कि सोल पर्पस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सोल ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस को कैरी करने का होता है प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न अ प्रॉफिट। थर्ड, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स रिस्क एंड द पोटेंशियल फॉर लॉस। यू ऑल नो कि कोई भी बिजनेस विदाउट लॉस इज इम्पॉसिबल। अगर आप सोचो कि आप बेस्ट एम्प्लॉयज हायर करोगे, बेस्ट टीम लोगे, आपके पास रिसोर्सेस भी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो आप बिजनेस में कभी भी रिस्क नहीं होगा, अनसर्टेनिटी नहीं होगी। पढ़ते होगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है कि एक टाइम के बाद, एक सैचुरेशन के बाद वो प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगता है, उसको मार्केट में रहने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो एक अलग कंटेक्स्ट हो गया। मेरे कहने का जस्ट मतलब ये है कि आपको रिस्क और अनसर्टेनिटी फेस करनी ही पड़ेगी। विदाउट फेसिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, यू कांट अचीव प्रॉफिट। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, जो बिजनेस है ऑनगोइंग प्रोसेस रादर देन वन टाइम इवेंट। ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने अपने, फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी ड्रेस 1000 पे गिफ्ट पे दे दी, ठीक है? ए ने ड्रेस परचेज की और उसको अच्छी नहीं लगी, उसने उठा के अपनी फ्रेंड बी को दे दी, उसने 1000 में परचेज कर ली। तो इज इट बिजनेस? क्या ये बिजनेस कहलाएगा? उसने परचेज भी की, सेल भी हुआ, तो इज इट बिजनेस? नो। बिजनेस तब तक नहीं है जब तक वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। जब तक वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, तब तक वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आ रही बात समझ में? बिजनेस का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूअस बेसिस में मॉनेटरी टर्म्स में जब ट्रांजैक्शंस करते हो, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ठीक? नेक्स्ट, कस्टमर फोकस्ड एम्स टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। पहले का टाइम था जब वहां अल्टीमेट पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, कस्टमर को निग्लेक्ट किया जाता था। बट कोई बिजनेस तभी सरवाइव कर पाएगा, तभी एग्जिस्ट कर पाएगा मार्केट में, अगर वो इस चीज का ध्यान रखता है, इतना फोकस करता है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे। ओके, तो कस्टमर पे फोकस करना, कस्टमर की नीड्स पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट स्लाइड, स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का स्कोप, स्कोप का मतलब होता है इंपॉर्टेंस भी, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस के, स्कोप का मतलब होता है कि बिजनेस का यूज कहाँ है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो। सबसे पहले प्रोडक्शन, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गुड्स की, सब उनको सप्लाई करना गुड्स को। मार्केटिंग, दैट इज प्रमोशन करना गुड्स को, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अपने प्रोडक्ट्स को। फाइनेंस,
मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपके बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा, आप अपने पैसे को कहाँ बांट रहे हैं, आपका बिजनेस का स्कोप। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेस, आप रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को अल्टीमेटली रन जो करते हैं वो होते हैं ह्यूमंस, ठीक है, एम्प्लॉयज। तो अगर आपका सिलेक्शन अच्छा होगा, आप रिक्रूट अच्छे एम्प्लॉयज करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, तभी जाके वो आपके प्रोडक्ट्स को आपके हिसाब से मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, आपके हिसाब से मार्केटिंग कर पाएंगे, उसी हिसाब से आप कम कॉस्ट में आपके पास आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर पाओगे, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेस तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ऑपरेशंस, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करना और मैनेजमेंट को प्रोसेस करना, ठीक। क्लास ये सब बहुत बेसिक, आप एमबीए लेवल काफी टाइम बाद इनको पढ़ रहे होंगे, बट ये टॉपिक बहुत इजी, आई होप कि आपको समझने में कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर कोई भी इशू आ रहा है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कौन बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट, बट इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, अपने बिजनेस के प्रॉफिट, सबसे पहला गोल क्या है किसी बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। सेकेंड, इंश्योर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, प्रॉफिट के साथ साथ आपको प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी तभी आप कर पाओगे मैनेज जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस में और पैसा लगा नहीं पाओगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी, बिना पैसे से आप कोई भी रिसोर्सेस को अवेल नहीं कर पाओगे, तो ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए जितना अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे उतनी ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन और ग्रोथ करेगी, उतनी अच्छी गुडविल मार्केट में बना के रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू ग्रोथ, आपके पास आप क्या चाहते हो कि आपकी सेल इंक्रीज हो और मार्केट शेयर मार्केट में बढ़े। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इतना समझ लो, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक आ गया तो इसका सीधा मतलब है मनी से, पहली बात ही कहा, पैसे से कंटेक्स्ट में हमें आंसर बताना है। सबसे पहले पैसा आएगा कहाँ से बिजनेस में, प्रॉफिट अर्न करके, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करके। दूसरा, कि अपनी सेल को बढ़ा के और मार्केट शेयर को बढ़ा के, कि तभी तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, हमारी मार्केट में पोजीशन बनी रहेगी। ये कोको कोला, ये टाटा के प्रोडक्ट्स, ये सब कैसे मार्केट में है, इन्होंने भी स्मॉल लेवल के एक बिजनेस से स्टार्ट किया था और आज इस लेवल पे जाके पहुंच गया है। रिलायंस को देख लो, तो ये सब किस तरीके से हुआ, इन्होंने प्रॉपर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस को पढ़े, पता था उन्हें और उन्होंने उसको फॉलो किया, ठीक। कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट का क्या मतलब है कि कम कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट मिले, रिड्यूसिंग कॉस्ट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट अर्न करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर रहे हो, ठीक है, या प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखा है आपने, नहीं, आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करने में आपकी मशीनरी हेल्प करेगी, आपके इंप्लॉयज का प्रोडक्शन ऑफ लेवल किस तरीके से, कितना स्मार्ट टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आप स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, आप अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीम कर रहे हो और वेस्टेज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स फॉर शेयर होल्डर, जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे उतना शेयर होल्डर्स पे शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, जिससे आपकी मार्केट में गुडविल इंक्रीज होगी, अब मार्केट शेयर इनहांस होगा, फाइनेंशियल पोजीशन, मार्केट पोजीशन बढ़िया हो जाएगी और आपका बिजनेस कंटिन्यूस बेसिस पे एग्जिस्ट करेगा मार्केट में। मेजरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सक्सेस, ठीक है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट,
सोशल ऑब्जेक्टिव। ये सारे टॉपिक्स जो भी मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, मैंने एक भी टॉपिक आंसर तो वहां पे स्पेशली मेंशन किया गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, इकोनॉमिक का मतलब तो हमें समझ में आ गया, इकोनॉमिक का मतलब था मनी से। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव का, सोशल का क्या मतलब होता है? सोशल का मतलब होता है सोसाइटी से। किससे मतलब होता है? सोसाइटी वेलफेयर से। आप सबने ये वर्ड कहीं ना कहीं पे सुना होगा, CSR। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो CSR देती है। CSR का क्या मतलब है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंपनीज जो एक पर्टिकुलर लेवल का प्रॉफिट अर्न करेंगी, वो उसमें से कुछ परसेंट सोसाइटी के वेलफेयर में लगाएंगी। कहाँ लगाएंगी? सोसाइटी के वेलफेयर पे। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने मामा अर्थ का नाम सुना होगा, एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, दैट इज ममाअर्थ, है ना? ये नाम सबने सुना होगा। ममाअर्थ का मतलब होता है, सॉरी, ममाअर्थ कंपनी जो है वो कहती है कि अपने एक प्रोडक्ट की सेल में वो 1 प्लांट लगाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने एक प्लांट लगाते हैं अपने प्रोडक्ट की सेल्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो है वो क्या कर रही है, जो 1 प्लांट वो इन लगा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आ रही, ग्रीनरी हो रही, इन्वायरमेंट क्लीन करने के। ठीक है, तो वो जो भी स्टेप ले रहे हैं वो CSR का पार्ट है, दैट इज कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन लगा रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, मेरे माइंड से जस्ट स्लिप कर गया, वो कौन से, सॉरी, हाँ याद आ गया, क्लासमेट्स की कॉपीज आती थी, जो लोग 1 रुपीज गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो कंसेप्ट लेकर आई है कंपनीज, वो सब CSR का पार्ट्स है। ठीक है, इससे क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बनी रहती है और ट्रस्ट बना रहता है उस प्रोडक्ट के लिए। सेकेंड, एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉयज के लिए भी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज खुश नहीं है, उनको फेयर वेजेस नहीं मिल रहे, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों करेंगे? क्योंकि आप देखो, एक बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है जब उसके एम्प्लॉय ग्रो करेंगे। वो जितने अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को रखेगा, जितनी टेक केयर उनकी करेगा, जितना उनके वेलफेयर के बारे में सोचेगा, उतने अच्छे से एम्प्लॉय काम करेंगे। और अल्टीमेट फायदा किसको होता है? बिजनेसमैन को होता है। ठीक है, ओनर को होता है, जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेसमैन है, उनको अल्टीमेट प्रॉफिट होता है। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयज का वेलफेयर बना रहे। ठीक है, इंप्रूव करना एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी, तभी इंप्रूव कर पाओगे जब उनको बेनिफिट्स दोगे, बोनसेस दोगे, इंसेंटिव्स दोगे, एक हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, फेयर वेजेस हो, इक्वालिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना तो कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको भी पता है। आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो और वो वहां का सेल्स पर्सन या उस शॉप ओनर आपसे अच्छे से ग्रीट नहीं करता है, तो आप कभी दोबारा उसकी शॉप पे जाना पसंद नहीं करते हो। आप कहते हो मैं कभी नहीं आऊंगा इस शॉप पे, क्यों? जस्ट बिकॉज कि उसने अच्छे से ग्रीट नहीं किया, या उसने आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट नहीं दिखाया। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो सब्स्टिट्यूट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, कस्टमर स्विच हो जाएगा। तो आज के टाइम में कस्टमर को रिटेन करना, उनकी लॉयल्टी को बिल्ड करना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं CSR से रिलेट करता है। CSR अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट भी है, चैप्टर है। CSR पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्ट है, यहाँ पे आपके लिए इतना ही समझना सफिशिएंट। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है, कि जहाँ पे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स। आप कोई भी काम कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो,
उससे आप इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर, क्या कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हो। आपने फैक्ट्रीज लगाई, पर आपने ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स लगाई, आपने कुछ ऐसी मशीन्स को लगा दिया जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि आपके बिजनेस एक्टिविटीज से आपका जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेन रहे, इको फ्रेंडली रहे, प्रिजर्वेशन रहे, ठीक है, उससे आपके इन्वायरमेंट किसी भी तरीके से हार्म ना हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब बिजनेस में दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है नॉन प्रॉफिट, दूसरी होती है गवर्नमेंट। नॉन प्रॉफिट में आती है चैरिटीज, ठीक है, जो सिर्फ एनजीओ हो गए जैसे कि। गवर्नमेंट में तीन लेवल होते हैं, आपको मालूम है, नेशनल लेवल, दैट इज सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और थर्ड आता है आपका म्यूनिसिपल लेवल। तो हर लेवल में ऑर्गेनाइजेशंस के अलग रोल्स हैं, अलग तरीके के बिजनेस है और अलग तरीके से प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इतना ही समझ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं लाई, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो टेक्निकली बिजनेस एनवायरनमेंट का है, पर आपके सिलेबस में बिजनेस के बारे में दिया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में भी लेकर आई। फिर आता है पब्लिक वर्सेस, देखो, एक ये तो स्लाइड मिस हो गई, आई एम सॉरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक तो सोल प्रोप्राइटर होता है, जहां पे सिंगल ओनर होता है, ठीक है, सिंगल ओनर। सिंगल ओनर होने का मतलब है, काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, तो एक एक करके पूछ सकते हो अनम्यूट करके। Ma'am, learners cannot unmute themselves. ओके फाइन, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, जिस शॉप में सिंगल ओनर है, ठीक है, वो आपका सोल प्रोप्राइटर है। जहां पे दो या मैक्सिमम 50, इसमें भी दो होते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक पार्टनरशिप पर। प्राइवेट ही होती है बेसिकली, ठीक है, मिनिमम दो मैक्सिमम 50, इससे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वैसे 50 ही है, ठीक है। जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को कैरी करते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म आती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मतलब है कि कॉम्बिनेशन, ये पार्टनरशिप प्लस कंपनी, इन दोनों के फीचर्स को होल्ड करता है, कुछ इसका कुछ पोर्शन इसका, और एक नई फर्म बनी है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसे एलएलसी कहते हैं, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। क्योंकि जो पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटर है, बिजनेस में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कल को आपको बिजनेस में लॉस हो गया, तो लॉस को रिकवर करने के लिए आप अपने घर से भी पैसा लेकर आओ, ठीक है। बट कंपनी जो है उसमें आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि आप जितने शेयर्स होल्ड करते हो आप उसी के लिए लाइबल हो, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है वो दोनों के कॉम्बिनेशन को होल्ड करके रखती है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी बताया। एक है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कंबाइनिंग सोशल मिशंस विद बिजनेस स्ट्रैटेजीज। मतलब है कि आपके पास कॉम्बिनेशन है, अपनी बिजनेस के साथ साथ आप सोशल भी, आपने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया जिससे सोसाइटी का भी प्रॉफिट हो रहा है और साथ में आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी काम आ रही है, यानी कि आपका बिजनेस भी इनहेंस हो रहा है। थर्ड है कॉर्पोरेशन, जहाँ पे सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप करते हो। तो बेसिकली जो हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मतलब ज्यादातर कंसर्न आपकी सोसाइटी और एनवायरमेंट से होता है, ठीक। नेक्स्ट कॉपरेटिव्स, जहाँ पे कंज्यूम ओन बाय कस्टमर्स, कंज्यूमर कॉपरेटिव्स होते हैं, वर्कर कॉपरेटिव्स, ठीक।
नेक्स्ट है आपका पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी। इसको हम स्टार्ट से पढ़ेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है ओन एंड ट्रेडेड बाय प्राइवेटली, जहां पे पब्लिक कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी वो है जहां पे पब्लिक कोई शेयर्स को होल्ड नहीं करती है, ठीक है। ये पब्लिक कंपनी है जो ओन एंड ट्रेडेड बाय पब्लिकली। मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है 2, पब्लिक कंपनी में 7, ठीक। मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में? 200। और पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम 7 लोग मिलके पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स हैं और मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चला सकते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज है, पब्लिक कंपनी में 5 लाख रुपीज है। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। ये आपके इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, ये आपको रिसर्च में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बिलीव मी। तो ये टॉपिक आप ऑलरेडी 100 टाइम्स कहीं ना कहीं पढ़ के जरूर आए होंगे आप लोग, और इसको आगे भी कई बार कई सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे। तो बेटर है इसको क्लियर करते चलो, और बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, स्टूडेंट्स को, आई होप। ठीक है। मिनिमम डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में 2, पब्लिक में 3। प्राइवेट लिमिटेड में किसी भी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है और पब्लिक के आगे लिमिटेड लिखा जाता है, ठीक। बोला जाता है ना, जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस तरीके से, ठीक है। प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती है, यहाँ ऑब्लिगेट इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक कंपनी में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैन अलॉट शेयर्स विदाउट ऑब्टेनिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे कैन नॉट अलॉट, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। यहाँ ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती है फ्रीली, यहाँ पे इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं। परचेज सेल, जैसे कि अभी बजाज का एक शेयर आया था अभी मार्केट में 2-4 दिन पहले, 12 को आई थिंक आया, हाँ। तो उसमें क्या था कि आप जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया तो उन्होंने नेक्स्ट डे मतलब डबल रेट में 50%, 100%, मतलब 100% लोगों ने उस पर अर्न किया। तो इजिली ट्रांसफरेबल हो गया क्योंकि आप ओपन मार्केट में है, तो आप इजिली परचेज सेल कर सकते हो। मिनिमम कॉरम 2 लोगों का या 5 मेंबर्स का होता है एजीएम में। तो ये सारे पॉइंट्स है जिनके आप गो थ्रू हो जाना इजी। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है रेम्यूनरेशन की, यहाँ 11% नेट प्रॉफिट से आप ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हो। यहाँ प्रिविलेजेस एग्जेम्पशंस काफी मिलती प्राइवेट लिमिटेड में, पर पब्लिक लिमिटेड में ऐसी कोई प्रिविलेजेस एग्जेम्पशन टैक्स में नहीं मिलती। स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑप्शनल होती है, यहाँ पे कंपलसरी होती है, ठीक है। अब हम आए बेसिकली अपने सब्जेक्ट में, अपने मेन टॉपिक में, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या। इन्वायरमेंट कुछ नहीं, सिर्फ आपकी सराउंडिंग्स। अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो और आपके आसपास सब लोग फोन चला रहे हैं, कोई गाने सुन रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई फोन पे वीडियो देख रहा है, XYZ चीजें है, तो आपका कभी मन लगेगा पढ़ाई में? नहीं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपकी पढ़ाई में आपके इन्वायरमेंट ने इफेक्ट डाला। आप बड़े मन से बैठे अपने टेबल चेयर में पढ़ने के लिए, पीछे से मम्मी ने आवाज दी कि आके खाना खा लो, चलो घूमने चलते, भाई ने बुला लिया, बहन ने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं। तो दिस इज व्हाट इन्वायरमेंट। तो आपके आसपास का ऐसा इन्वायरमेंट पढ़ाई वाला बन ही नहीं पाया, जिसकी वजह से आप पढ़े नहीं और उठ के घूमने चले गए, ठीक है। तो इसलिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट आसपास होना बहुत जरूरी है। अब बिजनेस में इन्वायरमेंट का क्या मतलब है और किस तरीके से अफेक्ट डालता है आपके इन्वायरमेंट में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बिजनेस में 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। The sum of all external and internal factors that influence a company's operation. मतलब आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, आपके ऑपरेशंस को। इंटरनल एक्सटर्नल ये क्या है? ये आपकी सराउंडिंग्स है, ये आपका इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। इंटरनल में आता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, मैनेजमेंट स्टाइल एक्सेट्रा। सिंपली समझो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, आप ओनर हो, ठीक है। आपके अंडर बहुत सारी यूनिट्स हैं आपके बिजनेस,
आप, ठीक है। अब अगर सबके बीच में एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, सबके बीच में हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, तो ये जो आपके बिजनेस के अंदर की बातें हैं, जो बिजनेस के अंदर आपका हेल्दी इन्वायरमेंट है, ये सारे आपके इंटरनल फैक्टर्स है, ठीक है। ये सारे क्या है, आपके इंटरनल फैक्टर। बट बाहर के इन्वायरमेंट, दैट इज इकोनॉमिकल, सोशल, ये सब जो आउटसाइड बिजनेस है, जो आपके बिजनेस के अंदर नहीं है, बट आपके बिजनेस को अफेक्ट डाल। बात समझ में आ रही है? जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलकर बना है। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब है, इंटरनल मतलब इन मतलब अंदर, अपने अंदर झांको, यानी कि अपने बिजनेस के अंदर देखो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट को अफेक्ट डाल रहे हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, मैनेजमेंट की स्टाइल कैसी है, आपस में हेल्दी कंपटीशन है कि नहीं, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस और रेम्यूनरेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब चीजें इफेक्ट डालती। आ रही है बात समझ में? आपकी पॉलिसीज कितनी अच्छी है, कितने ट्रेंड एम्प्लॉयज रखे आपने, ये सब चीजें आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं। अब बात आती है एक्सटर्नल, बाहर की, यानी कि जो बाहर मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, हाँ, जो अगर आप अप टू डेट टेक्नोलॉजीज के साथ अपने बिजनेस को नहीं कैरी करोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाओगे, आपका कॉम्पिटिटर 10 नंबर आगे चला जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक, सोशल, आपको मालूम ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने कौन से रूल्स बना दिए, कौन से लीगल रूल्स आ गए मार्केट में, गवर्नमेंट ने कौन से लीगल रूल्स बनाए हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं फ्रॉड करोगे, कहीं ना कहीं मिसबिहेव करोगे, कहीं ना कहीं आप लॉ को मिसयूज करोगे, तो आपके लीगल इन्वायरमेंट भी आपके बिजनेस में इफेक्ट डालते हैं। अभी भी हमने पढ़ा कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम की अनलिमिटेड है। प्राइवेट में 2 और 200 है। अगर कोई 250 लोगों से मिलके कंपनी बना रहा है और एज अ प्राइवेट कंपनी शो कर रहा है, तो गलत नहीं है, तो आपका बिजनेस के अगेंस्ट केस हो जाएगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपका लीगल लॉ कहता है कि आप प्राइवेट कंपनी रन करना चाहते हो तो मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे। तो इसलिए आपके जो बाहर के इन्वायरमेंट है, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिनको हम आगे आने वाली क्लासेस में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि आपने सिलेबस में भी देखा था, यूनिट 2, 3 एंड 4, ये आपके टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ही है, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब सिंपल अगर लेमन लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो यही कहूंगी कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को जोड़ के आपकी कंपनी के ऑपरेशंस को जो चीजें इफेक्ट डाल रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो सब आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक का क्या मतलब है? कि कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। आप कभी भी स्टेबल होके अपने बिजनेस को कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको चेंज के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स, दैट इज इंटरकनेक्टेड एंड मल्टीफेस्टेड। इंटरकनेक्टेड मल्टीफेस्टेड का मतलब क्या है? कि बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से और हर एक फैक्टर आपस में क्या करता है? लिंक। आप किसी भी फैक्टर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके, तो इसीलिए काफी इंटरकनेक्टेड और मल्टीफेस्टेड, यानी कि मल्टीपल स्टेजेस के फॉर्म में रहता है। अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी उतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। आप कोई पॉलिसीज बना रहे हो, आप कुछ स्ट्रैटेजीज मेंटेन कर रहे हो अपने बिजनेस में, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की, जब आपको मालूम होगा कि आपके आस पास में आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके वर्टिकल में लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी तो रहेगी, आपके हाथ में सारे कंट्रोल्स नहीं है, आपके पास लिमिटेड कंट्रोलिंग पावर रहती है, और लिमिटेड कंट्रोलिंग पावर सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स की है, क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है, वो आपके कंट्रोल में है। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अनप्रिडिक्टेबल है।
लैंडस्लाइड्स हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब अनसर्टेनिटी तो आपके बिजनेस में हमेशा रहेगी। और इस लॉस के लिए इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस विदाउट लॉस कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो कभी भी बिजनेस करना हो तो ये माइंड में कब हो कि आपका लॉस भी कहीं ना कहीं होगा। तो लॉस से डरना नहीं है, उसको चैलेंजेस को फेस करके आगे प्रॉफिट अर्न करना है। नेक्स्ट, रिलेटिव वेरीज वन प्लेस टू अनदर। अब हर प्लेस में एक डिफरेंट इन्वायरमेंट देखोगे। अगर आप एक प्रोडक्ट, एक मान लो आप आईफोन, जो आईफोन है वो आप जाके मेट्रो सिटीज में सेल करो। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो सिटीज, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, ठीक है, मुंबई, इन जगह में जाओगे तो लोग इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे और इजिली सेल कर लेंगे। यही आईफोन लेकर आप कुछ विलेजेस में जाओ, आप स्मॉल टाउन्स पे जाओ, क्या वहां पे आप सेल कर पाओगे? नहीं। तो वेरी करता है हर प्लेस से और एक टाइम के बाद, क्योंकि जो कस्टमर है उसकी नीड्स चेंज होती रहती है। तो ओवर अ टाइम आपको अपने प्रोडक्ट को इनहेंस करना पड़ता है। तभी तो एप्पल हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आता है और लोग स्विच होते हैं और लोग परचेज कर रहे हैं, इसीलिए वो मार्केट में नंबर वन बना हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है। स्कोप, स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक का मतलब पैसे से, ठीक है। जहां वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ाने, इकोनॉमिक पढ़ानी, सीधे माइंड में आना चाहिए पैसा। ठीक है, पैसा पैसा। जैसे दिन भर रोते रहते हो ना पैसा कमाना है, वैसा वाला पैसा, कि पैसे की बात हो रही है तो कभी भूलोगे नहीं। तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मार्केट कंडीशंस, इन्फ्लेशन रेट्स, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन सबको इफेक्ट करता है। मतलब मार्केट की कंडीशन कैसे, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में प्रोडक्ट कितना बेच रहा है, कितना सेल हो रहा है, मार्केट शेयर कितना है। इन्फ्लेशन रेट, यहाँ भी पैसे की बात हो गई। इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, रिसेशन आ गया, कौन सा लेवल चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, हमारे देश में ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड होंगे ज्यादा तो पैसे की कमी ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी इकोनॉमिक एनवायरमेंट। नेक्स्ट है सोशल एनवायरमेंट, जहाँ पे डेमोग्राफिक, कल्चरल ट्रेंड्स, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात हो रही है, सोसाइटी से रिलेटेड। डेमोग्राफिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे हेट्रोजीनियस नेचर है लोगों का, एक जैसे लोगों की सोच रही है। आप लोगों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आप मेल फीमेल में कर सकते हो, चिल्ड्रन में कर सकते हो, ओल्ड एज में कर सकते हो। आप एक होमोजीनियस नेचर के लोगों को अलग डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है बेसिकली। डेमोग्राफी का जो मेन कंसर्न है वो उसका मतलब है पॉपुलेशन से। कल्चरल ट्रेंड कैसा है, लाइफस्टाइल चेंजेस कैसी हैं, ये सब है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रेगुलेशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। अगर हर 6 महीने में, साल भर में सरकार बदलेगी तो हर नए रूल्स आएंगे गवर्नमेंट की, हर नई पॉलिसीज आएगी, जो कि आपके अल्टीमेट गोल को इफेक्ट डालेगी, अल्टीमेट बिजनेस को, आपके गोल को इफेक्ट डालेगी। जीएसटी, आपको मालूम है जीएसटी के जो रेट्स है वो हर बार नए बजट में अगर चेंज होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजों को मैनेज करना अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट होगा। जब वैट हटा था, सब इनडायरेक्ट टैक्सेस सारी चीजें थे, वो सब हट के एक जीएसटी आया था। और लोगों को जीएसटी को समझने में आज भी बहुत दिक्कत है। ठीक है, जो उतने वेल एजुकेटेड नहीं है और इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है जीएसटी फाइल करना। तो ये सब चीजें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ये सब आपके बिजनेस को इफेक्ट डालती है। टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट, इनोवेशंस की कितना आपको नॉलेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजिकली, कितनी इनहांस, कितनी स्मार्ट मशीन्स का यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो आप, इन सब जगह आपके बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट डालता है। ठीक है, हर एक जगह आपका बिजनेस इफेक्ट डालता है। सिग्निफिकेंस, अपॉर्चुनिटीज एक कंसेप्ट होता है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। स्वॉट बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स।
स्ट्रेंथ, या आप सब लोग नोट कर लो, वीकनेस, और से होता है अपॉर्चुनिटीज, टी का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो, अभी हमने पढ़े थे दो फैक्टर्स, इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक पढ़ा था इंटरनल, एक पढ़ा था एक्सटर्नल। ठीक है, जो इंटरनल फैक्टर है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैटर है, कि आप कितनी कितने स्ट्रांग एम्प्लॉयज हो, कितना स्ट्रांग बिजनेस है आपके पास, और कितना वीक कमजोर है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनल फैक्टर्स पे। ठीक है, बाहर की कंडीशंस को देखकर आप उसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हो या एज अ थ्रेट लेते हो, वो अपॉर्चुनिटी की तरह आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट डाल रहा है या थ्रेट की तरह। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑनलाइन टीचिंग। कोरोना के टाइम पे सबको इम्पोर्टेंस पता चली ऑनलाइन टीचिंग की। ऐसा नहीं उससे पहले ऑनलाइन टीचिंग थी नहीं, ऑनलाइन टीचिंग थी, बिल्कुल थी, एग्जिस्ट करती थी, बट लोगों के में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, और उस लेवल तक कभी ऑनलाइन टीचिंग की पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, वो एक अल्टीमेट गोल अचीव नहीं कर पाई ऑनलाइन टीचिंग। बट कोरोना के टाइम पे लोगों को इंपॉर्टेंस बढ़ गई, लोगों को पता चला ऑनलाइन टीचिंग भी एक चीज होती है, ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू भी लोग स्टडीज कर सकते हैं, उनकी स्टडीज ब्रेक नहीं। और उसके बाद एक बहुत तेजी से एक ग्राफ इंक्रीज हुआ ऑनलाइन टीचिंग का, है ना। आपने बहुत सारी नई मतलब एक्चुअली एग्जिस्टिंग कंपनीज थी, पर लोगों को मालूम ही नहीं था ऐसी कोई कंपनीज एक्टिव है भी मार्केट में, बहुत कम लोगों को नॉलेज थी। एकदम से बूम अप हुआ अन अकेडमी, आप सबने नाम सुना होगा, और वहीं पे बहुत सारी अच्छी कंपनीज कंपनीज का डाउनफॉल हो रहा है। बायजूस, बायजूस का बहुत बुरा हाल है, पता है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं, एडटेक कंपनीज, जो एकदम से उनके लिए वो मार्केट कंडीशन कोरोना वाली अपॉर्चुनिटी की तरह आई। ठीक, और वहीं ऑफलाइन टीचिंग के लिए वो थ्रेट बन गया। तो ये सब चीजें आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट डालती है। आ रही बात समझ में? तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की बात हो रही है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि वो आपकी फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेंथ्स हो गई। डिसीजन मेकिंग, मैनेजर डिसीजंस लेना। कंपटीशन, जो कि आपकी कंपनीज की एबिलिटी को compete कर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक आज हमने पढ़े हैं ना, ये सारे टॉपिक और आगे की क्लासेस में काफी डिटेल में आने वाले हैं। तो इससे परेशान मत होना कि बहुत कम पढ़ाया है, इस टॉपिक को ज्यादा टाइम नहीं दिया है। सारे टॉपिक्स को बहुत बार तो क्लास में रिवीजन हो जाएगा, और बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे ही याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे एमसीक्यू, वन वर्ड, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, हर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, इसको तो करने की सोचना भी मत। ठीक है, और ये मैं आपको एक बात और बता दूं, ये वो बहुत ही इजी यूनिट है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट है। क्लास में अच्छे से समझोगे ना, तो 99% चीजें तो यही याद हो जाएंगी। घर जाके तो बस एक बार आफ्टर क्लास आपको ना बस एक बार रिवीजन करने की जरूरत है सब। ठीक है, ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है क्लास, तो दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जो पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाते हैं, दैट इज इंटरनल स्पेसिफिक, जन एक्सटर्नल और जनरल। मतलब ये जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है ना, ये सबके लिए, ये ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए है, ये एक पर्टिकुलर शॉपकीपर के लिए या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, ये जनरल एनवायरमेंट है, ये ऑल ओवर द कंट्री इफेक्ट डालेंगे। जीएसटी आया तो उसने किसी भी स्पेसिफिक को इफेक्ट नहीं डाला, उसने जनरल लेवल में काम किया, क्योंकि जो लॉ ऑर्डर चेंज हुआ था उसकी वजह से
लॉ आपका पूरे देश में एप्लीकेबल है, तो इसने सारे बिजनेस को, पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट डाला। बट वहीं पे इंटरनल या स्पेसिफिक की बात करें, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो कस्टमर, आप किस तरीके से कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, किस तरीके से कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे हो, किस तरीके से कस्टमर के सेटिस्फाई कर रहे हो, उनसे फीडबैक ले रहे हो, रिटेन कर रहे हो, ये सारी पॉलिसीज आपकी इंटरनल है। ठीक है, ये स्पेसिफिक है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके के एम्प्लॉयज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके कस्टमर्स को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने वेल एजुकेटेड ओनर्स हैं, कितनी वेल फ्रेम्ड पॉलिसीज बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स कितने अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, कहाँ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को। थर्ड, सप्लायर्स, आप अपने गुड्स को कहाँ सप्लाई कर रहे हो, सप्लायर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपकी स्ट्रैटेजी सप्लायर्स के साथ कैसी, वो सारी आप यहाँ पे फिट कर रही है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? एक वर्ड होता है क्रेडिटर, एक वर्ड होता है डेटर। आप सब ने ये नाम सुना है। क्रेडिटर का मतलब होता है जिसने उधार लेना है, डेटर का मतलब होता है जिसने उधार देना। ठीक है, तो हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे? ठीक है, एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन, आपके एम्प्लॉयज किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। कंपटीशन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके, इनके बीच में आपस में कोई कंपटीशन तो नहीं है, या जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में हेल्दी कंपटीशन है, या किस तरीके का कंपटीशन है? तो ये सारे फैक्टर्स, ये सब चीजें इम्पैक्ट डालती हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट। आ रही है बात समझ में? ये सब चीजें का इम्पैक्ट डालती है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट पे। वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। अब जैसे कि लीगल एनवायरनमेंट में आ गया ट्रैफिक रूल्स, जीएसटी फाइल करना, टैक्स में कुछ भी हेरा फेरी नहीं करना, टैक्स टाइम में इनकम टैक्स देना, ये सारे लीगल लॉज हैं हमारे। ठीक है, ये हो गए हमारे पॉलिटिकल लॉ एनवायरनमेंट हो गया, कौन कौन सी पॉलिसीज बना दे रहे, नई पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है आप पे, या आप सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हो। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब था पॉलिसी से रिलेटेड, मतलब पैसों से रिलेटेड, मतलब इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, मार्केट की कंडीशन इस तरीके से, डिफ्लेशन चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो ये सब टॉपिक्स हम काफी डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ बेसिक आइडिया था, जैसे कि ये यूनिटी अपने आप में कहती है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो इंट्रोडक्शन बिजनेस का क्या मतलब है कि आपको आज बेसिक आइडिया लग गया आज कि आने वाली क्लासेस में आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हो, है ना? आपको ये पता चल गया कि जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स हैं हमारे, वो कितने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका बिजनेस करने का ड्रीम होगा, या बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे ही होंगे, या उनके घर में कहीं ना कहीं बिजनेस होता होगा, फैमिली में, आपके फादर, रिलेटिव में कोई भी। ठीक है, तो उन सबसे पूछेगी किस, उनको देखा होगा कई बार आपने बात करते हुए भी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक एमबीए स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो आपने कोर्स अडॉप्ट किया है, दैट इज मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस से रिलेटेड आपने मास्टरी करनी है, आपने उस फील्ड की नॉलेज लेनी है। कल को एज अ मार्केटर, सेल्स पर्सन, आप किसी फॉर्म में, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, कहीं जाते हो, तो यू शुड नो द फैक्टर्स। कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क कर रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप किस तरीके से पॉलिसी फ्रेम करोगे, आपको जब नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने पढ़ी।
हमने पढ़ा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसका मेन जो फोकस होता है प्रॉफिट को जनरेट करना है। हमने पढ़ा कि किस तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, दो तरीके के, जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को बना रहे हैं और बिजनेस ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने पढ़ा कि कैसे हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को हेल्प करती है हमें टू नो कि वो सिचुएशन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है। हमने बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, सोल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी आज की क्लास में, और बेसिक्स था ये ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इन टॉपिक्स के गो थ्रू हो जाएगा आप लोग, सो दैट नेक्स्ट क्लास में पढ़ने में कोई दिक्कत ना है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थर्सडे को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।